नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है PYQ की क्लास में। और पिछली वीडियो में हमने लास्ट प्रश्न देखा था, जूही की कली कविता के कवि हैं। तो जूही की कली कविता के जो कवि हैं वो हैं निराला। यह हमने लास्ट प्रश्न देखा था और यह 89 पेज नंबर है। तो यह प्रश्न हम फिर से देख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जूही की कली कविता के कवि हैं तो वो है निराला। जूही की कली 1916 की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जो परिमल 1930 में संग्रहित है। इसमें कली को नायिका व पवन को नायक के रूप में चित्रित किया गया है। इस कविता पर अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार किया। इसके पश्चात यह कविता माधुरी, जो कि संपादक दुलारी लाल भार्गव के प्रथम अंक में छपी। छायावाद के आधार स्तंभ इधर दिए गए हैं और कुछ चर्चित कविताएं दी गई हैं उनकी। तो चलिए देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 1879 को, निधन हुआ 1937 ईस्वी को। इनकी चर्चित कविताएं हैं अशोक की चिंता, प्रलय की छाया, प्रथम प्रभात, आंसू। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो समय है वो है 1896 से 1961 ईस्वी। इनकी चर्चित कविताएं हैं जूही की कली 1916, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936। और अब चलते हैं आगे। सुमित्रा नंदन पंत का समय है 1900 से 1977 ईस्वी और इनकी चर्चित कविताएं हैं परिवर्तन, सांध्य वंदना, सोन, जूही, भारत माता, ग्रामवासिनी, बापू के प्रति, ताज, धूप का टुकड़ा, यह धरती कितना देती है। महादेवी वर्मा का समय है 1907 से 1887। इनकी चर्चित कविताएं हैं धूप सा तन दीप सी मैं, प्रिय चिरंतन है, यह मंदिर का दीप, जाग तुझको दूर जाना है। अगला प्रश्न है हालावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो हालावाद के जो प्रवर्तक का नाम है वो है हरिवंश राय बच्चन। उत्तर छायावादी काव्य। छायावादोत्तर काव्य के रूप में हिंदी में दो प्रकार की कविताएं प्रमुखता से लिखी गई, जिसे छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की कविता या उत्तर छायावादी काव्य कहा गया। इसे दो वर्गों में बांटा गया है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, प्रणय मूलक व्यक्तिक काव्यधारा, हालावाद। अब हालावाद को देख लेते हैं थोड़ा सा। हालावाद जो है वो 1933 से 1936 का जो समय है वो हालावाद के नाम से जाना जाता है। हाला का अर्थ है मदिरा और वाद का अर्थ होता है सिद्धांत या मत। हालावाद का अर्थ हुआ मदिरावाद, मधुशाला आदि का गुनगुनावाद। हालावाद की कठिनाइयों से मधुपान कर मुक्ति की क्षणभंगुरता में विश्वास है और उसे आनंद और मस्ती से व्यतीत करने की भावना है। इसके प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं। हालावाद बच्चन की मधुशाला कृति से प्रचलित हुआ। हालावाद का नामकरण करने का श्रेय रामेश्वर शुक्ल अंचल को है। अब यहाँ पर प्रवर्तक दिए गए हैं और कुछ वाद दिए गए हैं। यहाँ पर प्रवर्तक है और वाद या कविता है। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जो प्रवर्तक है वो है हालावाद के, रामेश्वर शुक्ल अंचल प्रवर्तक है मानसलवाद के, जगदीश गुप्त हैं नई कविता के। अगला प्रश्न है तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नयनों पर पग धर धर। यह किसकी पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है ये है महादेवी वर्मा की। अब नीचे कुछ कवि दिए गए हैं और उनकी पंक्तियां दी गई हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की पंक्ति है तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नयनों पर पग धर धर। मीराबाई की पंक्ति है मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। नरेश मेहता की पंक्ति है उस दिन एक भिखारी ने भीख के लिए ही तो गुहारा था और मैंने द्वाराचार में उसे क्या दिया। लीलाधर जगोड़ी की पंक्ति है मेरी कथा फावड़ा घिस जाने की, कारखाना उजड़ जाने की, सड़क टूट जाने की कथा है। प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। अगला प्रश्न है संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। तो संचार माध्यमों में जो प्रयोग होता है वो होता है हिंदी का शासकीय रूप। संचार माध्यमों में हिंदी का शासकीय मानक रूप प्रयोग होता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को।
प्रश्न है संचारी भावों की संख्या है, तो संचारी भावों की जो संख्या है वो है 33। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 स्थानीय भाव एवं 8 सात्विक भाव हैं। रस के अंग हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। अब देख लेते हैं संचारी भाव कौन कौन से होते हैं। संचारी भाव, मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। हर्ष, विषाद, त्रास, भय या व्याग्रता, लज्जा या ब्रीड़ा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिता, अपस्मार या मूर्छा, व्याधि, मरण। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं, तो विखंडनवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं जोक देरिदा। विखंडनवाद के प्रवर्तक फ्रांस के दार्शनिक, विषाविद, भाषाविद और आलोचक जोक देरिदा हैं। यह उत्तर संरचनावाद का सर्वाधिक सशक्त अकादमीय आंदोलन है। देरिदा की पुस्तक ग्रामेटोलॉजी विखंडनवाद की बाइबल है। प्रश्न है कवि वचन सुधा के संपादक थे, तो कवि वचन सुधा के जो संपादक थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक हैं और स्थान है। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका 1967 से 68 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशी। बनारस अखबार, हिंदी प्रदेश से प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1849 ईस्वी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, काशी। साहित्य संदेश मासिक पत्र 1837 ईस्वी, बाबू गुलाब राय, आगरा। अखबार चुनार उर्दू का पत्र 1866 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है, तो नागरी प्रचारणी सभा का जो स्थापना वर्ष है वो है 1893। नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 9 जुलाई 1893 ईस्वी को काशी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष भारतेंदु के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास थे। इसके संस्थापक सदस्य पंडित राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास थे। इस संस्था द्वारा 1896 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू के चिट्ठे के जो लेखक हैं वो हैं बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे 1904 बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध जो भारत मित्र में प्रकाशित हुआ, ये लॉर्ड कर्जन को संबोधित व्यंग्यात्मक निबंध है। यहाँ पर निबंधकार है और यहाँ पर निबंध है। बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। श्याम सुंदर दास के निबंध हैं साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह है, कुटुज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। मुंशी सदा सुखलाल का निबंध है सुरासुर निर्णय। अगला प्रश्न है कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं, तो यह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध में कवि ने कवियों की निरंकुश प्रवृत्ति की चर्चा की है कि किसी भी कवि ने उर्मिला के बारे में एक शब्द नहीं लिखा है, जबकि उर्मिला का त्याग सीता से बड़ा और महान था। उर्मिला की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया। यहाँ पर निबंधकार है और यहाँ पर निबंध दिए गए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध है संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपालब, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, सुतापराधे, जनकस्य दंड, आत्मनिवेदन, प्रभात, नेपाल।
अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह है, कुटुज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। बालकृष्ण भट्ट के निबंध है चंद्रोदय, संसार, महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाई मच्छंदर, बाल विवाह है, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, काल चक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। अब देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कश्मीर कुसुम, उदय पुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदय, सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत, कंकड़ स्त्रोत, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। प्रश्न है अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक की है। तो यह जो पंक्तियां हैं यह है स्कंदगुप्त की। यहाँ पर नाटक है और यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं। स्कंदगुप्त 1928। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। प्रथम अंक स्कंदगुप्त का स्वगत कथन। अगला है ध्रुव स्वामिनी 1933 और कथन है यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे ऐसा नहीं हो सकता। प्रथम अंक ध्रुव स्वामिनी का कथन चंद्रगुप्त के प्रति। चंद्रगुप्त 1931। राजकुमार ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है। प्रथम अंक चाणक्य का कथन आभीक से। अजात शत्रु 1922। मानवीय सृष्टि करुणा के लिए है, यूं तो क्रूरता के निदर्शन हिंस पशु जगत में क्या कम है। पद्मावती। प्रश्न है निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। तो इसमें जो अर्धस्वर है वो है यह और वह अर्धस्वर है। जो श है वो मिश्रित है, त्र भी मिश्रित है और ग भी मिश्रित है, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन है। प्रश्न है इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो इनमें जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है वो है बिहारी। हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं एवं बोलियां। यहाँ पर उपभाषाएं हैं और यहाँ पर बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कोरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, बिहारी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। प्रश्न है बोली का लघुत्तम रूप है। व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली, वर्ण। तो उपबोली का बोली का जो लघुत्तम रूप है वो है वर्ण। भाषा या बोली का लघुत्तम रूप ध्वनि होता है। ध्वनि के बाद आरोही क्रम में वर्ण होता है क्योंकि वर्ण ध्वनि का मूर्त रूप है। वर्ण के बाद शब्द होता है। स्थापना वाला प्रश्न है। स्थापना है नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तो इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो इसमें ए गलत है और आर सही है। नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। कविता क्या है 1909 के निबंध में। अतः ए गलत और आर सही है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है।
तो इसमें ए सही है और आर भी सही है। व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है और अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। दोनों सही हैं। स्थापना है सिद्धांत प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। सिद्धांत प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था की जा सकती है। शासन प्राय प्रजा के हित में समर्पित होता है। तो हमें बताना है इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है क्योंकि यह शासन प्राय प्रजा के हित में समर्पित होता है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न है, कला की सर्जना आध्यात्मिक क्रिया है और तर्क है आध्यात्मिक और कला अन्यायोश्रित है। तो इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें ए गलत है और आर सही है। कला की सर्जना सिर्फ आध्यात्मिक क्रिया नहीं है। आध्यात्मिकता और कला का अन्योनाश्रित संबंध नहीं है। अतः ए और आर दोनों गलत है। दोनों गलत है। इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न है, बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। तो इसमें जो है ए सही और आर सही, दोनों सही हैं। व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है, इसीलिए बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। अतः ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न है, ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता। तो इसमें दोनों सही हैं। मात्र चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता ध्वनि काव्य में यह पूर्णता होती है। अतः ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। अतः ए और आर दोनों सही है। प्रश्न है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है क्योंकि इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। तो इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। कविता क्या है? 1909 निबंध में यह संकलित है रामचंद्र शुक्ल के। इस भूमि या स्तर पर पहुंचे हुए मनुष्य व्यक्तिगत रूप को भूलकर सामाजिक हो जाता है और उसे स्वयं का पता नहीं होता। ए और आर दोनों सही हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। अब इनका समय देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ 1884 में, निधन हुआ 1941 में। नंद दुलारे वाजपेयी का समय है 1906 से 1967। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है 1907 से 1979। रामविलास शर्मा का है 1912 से 2000। निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। सरस्वती, हंस, कवि वचन सुधा, इंदु। तो इनका जो सही क्रम है वो है बी, कवि वचन सुधा, सरस्वती, इंदु, हंस। पत्रिका, प्रकाशन वर्ष, संपादक और स्थान। कवि वचन सुधा का समय है 1867 से 68 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी। सरस्वती का समय है 1900 ईस्वी, श्याम सुंदर दास 1903 से 1920 तक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रारंभ में काशी, बाद में इलाहाबाद। इंदु 1909 ईस्वी, अंबिका प्रसाद गुप्त वाराणसी। हंस 1930 ईस्वी, प्रेमचंद बनारस।
प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। दुलाई वाली आंधी, पाजेब, यारों के यार। तो जो सही क्रम है वो यही है, दुलाई वाली आंधी, पाजेब, यारों के यार। दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। कहानीकार है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। आंधी 1929 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। पाजेब 1948 ईस्वी, जैनेन्द्र कुमार। यारों के यार 1967 ईस्वी, कृष्णा सोबती। प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। श्रृंखला की कड़ियां, विषाद योग, शिव शंभू के चिट्ठे, आत्मा राम की टेंटे। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो है डी, शिव शंभू के चिट्ठे, आत्मा राम की टेंटे, श्रृंखला की कड़ियां, विषाद योग। यहाँ पर निबंध है, प्रकाशन वर्ष है, निबंधकार हैं। शिव शंभू के चिट्ठे 1904 से 5, बाल मुकुंद गुप्त। आत्माराम की टेटे 1904 से 5 ईस्वी, गोविंद नारायण मिश्र। श्रृंखला की कड़िया 1942 ईस्वी, महादेवी वर्मा। विषाद योग 1973 ईस्वी, कुबेरनाथ राय। हम 93 पेज नंबर कर चुके हैं और इससे आगे हम देखेंगे अगली क्लास में। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।